मध्य प्रदेश के एक औसत जनसंख्या वाले शहर शानपुर की पॉश कॉलोनी के शांत वातावरण में बने एक सुंदर से घर की चार दीवारी के अंदर आंगन में रसोई की तैयारी करती हुई सुप्रिया को उसके पति देवराज ने घर की बैठक से ही आवाज देकर बुलाया तो सुप्रिया कुछ झल्लाती बुदबुदाती हुई काम छोड़कर बैठक में आते हुए बोली, क्या काम है? जल्दी कहो जी। घर के सभी काम आज मुझे ही करने हैं। काम वाली 2 दिन की छुट्टी पर चली गई है। अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? कौन से जहाज डूबे जा रहे हैं? घर में 2 ही तो प्राणी हैं, मिलकर कर लेंगे। जरा देर बैठो, देखो ये अभी अभी मित्र का निमंत्रण पत्र मिला है। तुम्हें बताया था ना कि उनके पुत्र का रिश्ता टिमोरा गांव की लड़की से तय हुआ है। अच्छा फिर? सुप्रिया उत्साहपूर्वक बोली। टिमोरा का नाम सुनते ही सुप्रिया के बीते हुए एहसास छलांग मारकर यादों के दायरे से बाहर आ गए। कुछ दिन पहले जब सुप्रिया ने मध्य प्रदेश के नामी समाचार पत्र में टिमोरा के 35 वर्ष पुराने रेडियो शॉप, जो अब एक संग्रहालय का रूप ले चुका है, के मालिक विनोद पालीवाल का समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर संवाददाता के साथ सचित्र साक्षात्कार पढ़ा था, तब से ही उसने अपने पुराने एहसासों के हर लम्हे से छुटकारा पाने का प्रण कर लिया था और देवराज से वो संग्रहालय देखने चलने की बात की थी। 2 दिन बाद ही उनके पुत्र की बारात टिमोरा गांव के लिए प्रस्थान करने वाली है। वो चाहते हैं कि हम दोनों को भी बारात के साथ ही विवाह समारोह में शिरकत करनी है। वैसे तो मुझे अब इन समारोहों में कोई रुचि नहीं। अगर हमारे बेटे यहाँ होते तो उनसे ही शामिल होने को भेज देता, मगर अब तो हमें ही रिश्ते दोस्ती आदि निभाने पड़ेंगे ना। फिर तुम्हारा मन भी तो वहाँ का संग्रहालय देखने का था ना। आखिर टिमोरा में 3 साल रह चुकी हो और 9वीं 11वीं कक्षाएं वहीं के स्कूल से उत्तीर्ण की है। वैसे तो मेरे लिए वो हर स्थल दर्शनीय है जहाँ तुम्हारी यादें जुड़ी हुई हैं, लेकिन अब तो संग्रहालय बन जाने से वो छोटा सा शहर और भी महत्वपूर्ण हो गया है। हम अवश्य जाएंगे और साथ ही मैं अपना पुराना टेप रिकॉर्डर उस संग्रहालय को सौंपकर तुम्हें उस खटारा बेसुरे भोपू से हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगी। ऐसा ना कहो प्रिय, वो केवल एक मजाक होता है, जानती हूँ, मगर देव मैं सचमुच उससे मुक्त होना चाहती हूँ। मनोरंजन के लिए तरह तरह के आधुनिक संसाधनों के आगे उसका क्या काम? फिर हमारे बात पता नहीं उसका क्या हश्र हो। अतः मैं उसे स्वयं उसके सही स्थान पर पहुंचाना चाहती हूँ, सुप्रिया गंभीर स्वर में बोली। फिर ठीक है, तुम तैयारी कर लेना। सुप्रिया का उस टेप रिकॉर्डर से 35 वर्षों का नाता था। टिमोरा छोड़ने के बाद उसका एक दिन भी ऐसा ना बीता था जब उसने उन दिनों की चर्चित फिल्म आराधना की कैसेट के अपनी आत्मा में रचे बसे उस विशेष गीत को ना सुना हो। यही नहीं, विवाह के बाद भी वो रेडियो कम टेप रिकॉर्डर उस कैसेट सहित दहेज के साथ अपने विशेष बैग में रखवा कर लाई थी। ससुराल में जब भी वो अपने कमरे में अकेले होती तो वही गीत आवाज एकदम स्लो रखकर रिवर्स करके बार बार सुना करती। शाम को देवराज के घर से बाहर जाते ही उसने पैक करने से पहले रिकॉर्डर में वही कैसेट लगाकर अंतिम बार वो गीत लगा दिया। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। इस गाने की वो इस कदर दीवानी थी कि जब भी उस कैसेट के शब्द घिसने पर ठीक से नहीं सुनाई देते, वो तुरंत अपनी जमा की हुई खाली कैसेट में उस फिल्म के गीत भरवा लाती और पुरानी कैसेट भी फेंकने के बजाय छिपा कर रख लेती। इस तरह उसके पास एक जैसी लगभग 50 कैसेट जमा हो चुकी थी, जिन्हें आज तक देवराज सहित कोई कभी नहीं देख पाया था। गाने के बोल फूटते ही उन मधुर स्वर लहरियों की तरंगों में कब वो डूबती उतराती एक किश्ती की तरह समय की विपरीत धारा के साथ बहती चली गई। उसे पता ही नहीं चला। उस दिन सुप्रिया की अचानक आंख खुली तो दंग रह गई। ये क्या? रात के 2 बज गए और वो अभी तक बिस्तर पर नहीं गई। उसे याद आया कि बर्तन धोते धोते वो किसी भी बर्तन पर कभी राख से तो कभी पानी से गणित का सवाल श्री हल करने में जुटी थी। कल गणित का मासिक पर्चा है और वो एक सवाल हल नहीं कर पा रही थी।
पिता हमेशा उसकी सहायता किया करते थे, लेकिन समयाभाव के कारण उन्होंने भी कह दिया था कि मैं काफ़ी सिखा चुका हूँ, अब स्वयं कोशिश करो। विद्यालय 10 बजे खुलता है, लेकिन माँ की अस्वस्थता के कारण सुबह होते ही घर के सारे कार्य उसे ही करने होते हैं। अतः पढ़ाई के लिए देर रात तक जागती है और फिर प्रातः 4 बजे उठकर शेष कार्य पूर्ण कर लेती है। अब तो लगता है वो सवाल छूट जाएगा, लेकिन अगर वही सवाल पर्चे में आ गया तो 100 में से पूरे 15 अंक कम हो जाएंगे। सोचकर ही उसका मन भारी हो गया। 11वीं कक्षा की छात्रा सुप्रिया के पिता की एक बैंक में कैशियर के पद पर सरकारी नौकरी थी। साल 2 साल में तबादला होता रहता था। 2 साल पहले उनका तबादला टिमोरा शहर में हुआ था, जिसे गांव और शहर के बीच की श्रेणी में ही रखा जा सकता था। उसका घर शहर की मुख्य कॉलोनी से अलग पिताजी के ऑफिस के निकट ही एक भवन की प्रथम मंजिल पर था। वहां घर कम थे, कुछ दुकानें अवश्य थी, जहां से घर का हर सामान उपलब्ध हो जाता था। यहाँ सिर्फ 11वीं तक की पढ़ाई की सुविधा थी। उसने यहाँ पर 9वीं कक्षा से विज्ञान विषय ले लिया था, जिसमें सामान्य हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 3 विषय भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित पढ़ाए जाते थे। सुप्रिया बहुत प्रतिभाशाली थी। गणित में हमेशा 100% अंक प्राप्त करती थी। जल्दी ही उसने यहाँ भी सभी शिक्षकों का मन जीत लिया था। कक्षा के 50 छात्रों में लड़कियां सिर्फ 4 ही थीं। लता उसके साथ की बेंच पर बैठती थी। ये उसकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित थी। धीरे धीरे दोनों में अच्छी मित्रता हो गई थी। नई जगह होने के कारण सुप्रिया को लता का साथ बहुत भाता। हर बात में एक दूसरे की सहायता करती। लता गणित में कमजोर थी, अतः सुप्रिया उसकी काफ़ी मदद करती थी। सह शिक्षा अवश्य थी, लेकिन विद्यालय के नियम बहुत कठोर थे। अनुशासन का विशेष ध्यान रखा जाता था। लड़कियों को शिक्षक के आने तक कक्षा के बाहर ही इंतजार करना होता था और विषय का घंटा समाप्त होते ही पहले लड़कियां बाहर निकलती, उसके बाद ही शिक्षक बाहर आते थे। सुप्रिया ने 9वीं कक्षा में प्रथम आने वाले पहले के मेधावी छात्रों को मात देकर गणित में विशेष 100% अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया था। 10वीं बोर्ड की वार्षिक परीक्षा में भी उसने तीनों विषयों में विशेष योग्यता के साथ कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए थे। 11वीं की परीक्षा भी बोर्ड से होनी थी, अतः उसे मेहनत भी बहुत करनी थी। उसने जल्दी जल्दी रगड़कर बर्तन धोए। आहट से माँ की नींद खुल गई। रसोई में आकर हैरान होकर बेटी से पूछा, क्या हुआ प्रिया बेटी, अभी तक रसोई में क्या कर रही हो? माँ, मेरा एक सवाल हल नहीं हुआ। कल गणित का पर्चा है। और उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ ने उसे प्यार से गले लगा लिया। तो क्या हुआ, ये तो मासिक पर्चा है, इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता है? अब सुप्रिया माँ को कैसे समझाती कि ये साल उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है और गणित में एक अंक भी कम होना उसे कितने तनाव में डाल देता है। बत्ती बुझाकर वो बिस्तर पर चली गई, लेकिन नींद तो जैसे रूठी हुई थी। झपकी लगती और ख्वाब में उसे सवाल दिखने लगता। जैसे तैसे सुबह हुई, उसने जल्दी से सारे काम निपटाए और तैयार होकर फिर से सवाल हल करने में जुट गई। विद्यालय घर से काफ़ी दूर था, फिर भी वो स्कूल हमेशा पक्की सड़क वाले लंबे रास्ते से जाया करती थी। पहुंचने में आधा घंटा लग जाता था। एक कच्चा रास्ता खेतों से होकर भी जाता था। जब देर हो जाती थी तो उसी रास्ते से चल देती थी, जो उसे 10 मिनट में पहुंचा देता था। लेकिन उसका पिता के कार्यालय के पास होने के कारण मुख्य बस्ती से दूर था और यहाँ से उसे अकेले जाना होता था। वहाँ से आते जाते मंजिलों की छेड़छाड़ का डर भी बना रहता था। विद्यालय 10 बजे खुलता था। पिता का कार्यालय जाने का भी यही समय होता था। उसने तैयार होते हुए जब बेटी को तनाव में देखा तो उसे याद आया कि सुप्रिया ने एक सवाल का हल पूछा था। उसको पछतावा हुआ कि वो बेटी की मदद क्यों नहीं कर पाया। उसने सुप्रिया से सवाल दिखाने को कहा तो सुप्रिया को जैसे बाछें खिल गई। 15 मिनट में पिता ने हल निकाल कर दे दिया। जुलाई का महीना था। बाहर घनघोर वर्षा हो रही थी। मौसम में काफ़ी ठंडक हो गई थी, लेकिन अब उसे कोई चिंता नहीं थी। उसे जैसे पंख लग गए थे। उसने
घड़ी देखी तो घबरा गई। 9:45 बज रहे थे। अतः उसने कांपते मन से खेतों के बीच वाले कच्चे रास्ते से जाने का निर्णय लिया। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। धुआंधार बारिश से नदी नाले उफान पर थे। बादल और बिजली के गरजने चमकने में होड़ लगी हुई थी। लगता था जैसे आज ही अपने सारे अरमान पूरे करने को उतर आए हैं। सुप्रिया ने एक हाथ पर किताबों से भरा हुआ पॉलीथीन का बैग जमाया और एक हाथ में छाता लिया। फिर जल्दी जल्दी पग बढ़ाती हुई चल दी। कच्ची मिट्टी और ऊपर से बारिश का जोर, कदम जैसे बढ़ते ही ना थे। जूते मिट्टी से लथपथ होकर मानो भारी हो चुके थे। उसे अपने निर्णय पर पश्चाताप हुआ, लेकिन अब क्या हो। सामने विद्यालय को जाने वाली पक्की सड़क अब साफ नजर आ रही थी। ज्यों ही वो सड़क पर जाने के लिए वर्षा से पूर्व बहती हुई नाली, जो पानी के कारण नाला बन चुकी थी, पार करने लगी। तेज हवा से छाता उलट गया और हाथ से छूटकर पानी में नाव जैसा तैरकर दूर जाने लगा। घबराकर सुप्रिया उसे पकड़ने लगी तो एक किताब खिसककर पानी में गिर गई। उसने छाता छोड़ जल्दी ही झुककर किताब उठा ली, मगर अब वो पानी में पूरी तरह भीग चुकी थी और असहाय सी सामने देखकर सहायता के लिए चिल्लाने लगी। सामने ही सड़क पर एक चाय की गुमटी थी। वहां से आते जाते लोग वहां भोला भैया की चाय पीने अवश्य रुकते। उसकी चीख सुनकर भोला की नजर सुप्रिया पर पड़ गई। उसने तुरंत वहां चाय सुड़कते हुए एकमात्र युवा ग्राहक को उस तरफ इशारा करके वहां जाने का अनुरोध किया। युवक ने सुप्रिया को देखते ही पहचान लिया और चाय का कप छोड़कर उस तरफ दौड़ पड़ा। सुप्रिया होश हवास खोकर उसी स्थान पर जड़वत खड़ी रह गई। युवक को आते देखकर उसकी जान में जान आ गई, मगर अब उसने गौर से देखा कि वो युवक उसी की कक्षा का सबसे होनहार छात्र विनोद था, जो सुप्रिया के आने के बाद से गणित के शिक्षक अग्रवाल सर की प्रताड़ना का शिकार बना हुआ था। क्योंकि सर कक्षा में जो भी सवाल हल करने को कहते, वो उनके राउंड पूरा करते ही सुप्रिया हल कर लेती थी, जबकि उससे पहले उस उपलब्धि पर विनोद का ही एकाधिकार था। अग्रवाल सर बहुत गुस्सैल थे। विनोद को पिछड़ते देखकर सीधे उसे बेंच पर यह कहकर कान पकड़वाकर खड़ा कर देते कि जब एक लड़की इतनी जल्दी सवाल हल कर लेती है तो वो क्यों नहीं कर सकता। इस समय संकट की स्थिति में उसे विनोद को सामने देखकर सुप्रिया की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो ये समझ नहीं पाई कि विनोद स्कूल में ना होकर यहाँ क्यों है। सोचने लगी कि पता नहीं वो उसके साथ कैसा बर्ताव करेगा। विनोद बिना एक पल भी गंवाए छलांग लगाकर नाली पार करके सुप्रिया के पास पहुंच गया और उसके कांपते हाथ से किताबों का बैग लेकर दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़कर धीरे धीरे सुरक्षित नाली पार करवा दी और सड़क पार करके उसे गुमटी की बेंच पर बिठाकर भोला को 2 कप चाय बनाने के लिए कहा। भोला समझदार था। विनोद की चाय ठंडी हो चुकी देखकर उसने पहले ही चाय बनने को रख दी थी। अब विनोद दौड़कर सड़क पार जाकर सुप्रिया के बहते हुए छाते को भी सुरक्षित निकाल लाया और सीधा करके खोलकर सूखने के लिए एक तरफ रख दिया। इस क्रम में सुप्रिया और वो पूरे भीग चुके थे। सुप्रिया के मुंह पर तो मानो ताला ही लग गया था। 2 बोल धन्यवाद के भी विनोद के लिए ना निकाल सकी। एक तो पहली बार किसी युवक ने उसे छुआ था, ऊपर से अब उसके मन में विनोद के प्रति एक अपराध बोध भी जड़ जमा चुका था। जैसे तैसे चाय सुड़क जाने के लिए उठकर खड़ी हुई। ये देखकर विनोद ने कहा, सुप्रिया जी, आज भारी वर्षा के कारण स्कूल बंद है। मैं वहाँ सूचना पढ़कर वापस जा रहा था। शायद आपकी सहायता हेतु ही भोला भैया की चाय ने मुझे यहाँ बुला लिया। आपको गीले वस्त्रों में चलने में परेशानी होगी। लाइए, किताबें और छाता मुझे दे दीजिए। बारिश तो रुक ही चुकी है, आपको घर के निकट छोड़ दूंगा। सुप्रिया माँ की दी हुई हिदायतें कैसे भूल सकती थी कि लड़कों के स्कूल में पढ़ने की इजाज़त तो ले ली, मगर खबरदार जो किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर भी देखा। कि फल ने बहन को जाट लड़के से छिपकर मिलते, हंसकर बोलते देख लिया तो चुपचाप उसे खाने में जहर देकर मार डाला। किसी को कानों कान खबर भी ना हुई। सुप्रिया के लिए तो पढ़ाई ही छूट मिलना ही मनचाही मुराद हासिल करने जैसा था।
वो क्यों भला किसी लड़के की तरफ देखकर अपना सुख चैन नष्ट करती। किताबों में उसके प्राण बसते थे, पढ़ाई के अलावा कुछ सोचने की भी उसे फुर्सत नहीं थी। माँ वैसे ही पूरा दिन उसे घर के कामों में उलझा कर रखती थी। आखिर आधा दर्जन भाई बहनों में सबसे बड़ी जो थी, रात में बड़ी मुश्किल से अपना होमवर्क पूरा कर पाती थी। वो तो उसकी प्रतिभा थी, जिससे उसे कक्षा में पढ़ाया हुआ तुरंत याद हो जाता था। वो तुरंत मुंह पर पड़ा ताला खोलकर बोल पड़ी, नहीं नहीं, आप कष्ट मत कीजिए, मैं धीरे धीरे चली जाऊंगी। मगर चलते हुए उसके कदम डगमगा रहे थे। उसके दिल दिमाग पर विनोद के हाथ की छुअन हावी होती जा रही थी। ये क्या और क्यों हो रहा है, वो ये भी नहीं समझ पा रही थी। क्या उसे वो भी वैसा ही एहसास हो रहा होगा? अब सुप्रिया स्कूल जाती तो विनोद को देखते ही नजरें झुका लेती थी, जबकि वो उसका कोई नोटिस ही नहीं लेता था। उस दिन के बाद गणित के सवाल तुरंत हल कर लेने वाली सुप्रिया धीरे धीरे गणित में ही पिछड़ने लगी। विनोद अब सबसे पहले सवाल हल करके विजयी भाव से कनखियों से उसकी तरफ देखता तो वो हारे हुए जुआरों की तरह तुरंत सिर झुका लेती। गणित के सर भी आश्चर्य करने लगे थे, क्योंकि स्कूल में लड़कियों को बेंच पर खड़ा करना नियम विरुद्ध था। अतः एक बार उसने कड़क आवाज में उससे पिछड़ने का कारण पूछा तो सुप्रिया ने घर के कार्यों में व्यस्तता के बहाना बनाकर छुटकारा पा लिया। परीक्षाएं होती रही, मासिक, तिमाही और छमाही भी। वो विनोद से पीछे थी। विनोद अपनी पोजीशन वापस हासिल करके बहुत प्रसन्न था, मगर शायद उसे भी शक हो गया था कि सुप्रिया जानबूझकर ऐसा कर रही है। उसकी नज़रें सुप्रिया का मन टटोलने को मचल उठती, मगर स्कूल के कठोर अनुशासन के कारण कभी उससे पूछने का अवसर ही नहीं मिला। वो स्कूल का अंतिम वर्ष था। 11वीं की वार्षिक परीक्षा के बाद स्कूल छूटने के एहसास मात्र से सुप्रिया की आस का दिया तो पहले ही बुझ चुका था। ऊपर से विनोद को भी अब कभी न देख पाने के दुख ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। घर के कामों का बोझ अलग था। ऐसे में परीक्षा की तैयारी ठीक से कैसे होती? परिणाम स्पष्ट था। इस बार वो द्वितीय श्रेणी में ही उत्तीर्ण हुई थी। स्कूल छूट गया था। टिमोरा में कॉलेज होता तो वो जैसे तैसे घर के सारे कार्य करने की शर्त पर माँ को मना लेती, मगर अब आगे पढ़ने की उम्मीद करना ही व्यर्थ था। वैसे भी उसकी बिरादरी की सभी लड़कियों बड़े बुजुर्गों के पुराने विचारों के कारण प्राइमरी से आगे नहीं पढ़ सकी थी। ये तो सुप्रिया की खुशकिस्मती थी कि पिता के तबादले के कारण वो अपना गृह नगर छोड़ चुकी थी। उसके पिता उसकी प्रतिभा से भली प्रकार वाकिफ थे और बेटी की रुचि देखकर उसे आगे पढ़ने के लिए अपनी कम पढ़ी पत्नी को मना लेते थे। मजबूर सुप्रिया अब स्कूली अध्याय को बंद करके पूरी तरह से घर के कार्यों को समर्पित हो चुकी थी। उसका पहला प्यार स्कूल और किताबें थीं, तो दूसरे क्रम पर उसका संगीत प्रेम था। उसे रेडियो पर हर तरह के मधुर संगीत वाली फिल्में, गाने सुनना बेहद अच्छा लगता था। नई दिनचर्या के तहत अब वो सुबह ही बिस्तर छोड़ उठ जाती और आंखें मलते हुए बैठक की खिड़की खोलकर ताज़ा हवा फेफड़ों में भरती हुई स्टूल खींचकर सोफे के साथ सटाकर उसके सहारे उस ऊंचे स्टूल पर चढ़कर अपनी अव्यस्त उंगलियों से खिड़की के बगल में ही एक ताक पर रखे रेडियो के बटन दबाकर अपने मनपसंद स्टेशन की सुई मिलाती और सुमधुर गीतों की स्वर लहरी अंदर बाहर गूंजने लगती। रेडियो फुल स्पीड पर ही चलता रहता और वो उसी टोन में गुनगुनाते हुए घर के छोटे बड़े सभी काम निपटाती रहती थी। लता शहर की मुख्य बस्ती में रहती थी। वो उससे मिलने कभी कभी आ जाया करती थी। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम भी उसे उसी से ज्ञात हुआ। उसी ने बताया कि विनोद प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ था। उसने सुप्रिया की द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर दुख जताया, मगर उसने सखी का मन रखने के लिए ये भी कहा कि प्रथम श्रेणी से क्या होता है, संभालना तो उसे भी अपने पिता की रेडियो शॉप ही है ना। उसके खड़ूस पिता पढ़ाई के लिए कहीं नहीं भेजने वाले। वे बेटे के लिए रेडियो शॉप नए स्थान पर शिफ्ट करके उसे नया रूप देने का विचार रखते हैं। विनोद का नाम सुनकर उसके मन में उथल पुथल मच गई थी। उसने तो उस छुअन को दिल के दायरे में हमेशा के लिए कैद कर लिया था, अतः वो चाहते हुए भी इस बारे में अधिक कुछ नहीं पूछ सकी थी।
कुछ समय बीतने पर एक दिन सुबह सुबह जैसे ही सुप्रिया ने खिड़की खोली तो उसे बाजू वाली बिल्डिंग में, जो उसकी बिल्डिंग से एक सकरी गली के फासले पर थी, खटर पटर की आवाज़ सुनाई दी। उसने खिड़की पूरी खोल कर देखा तो उस खाली पड़ी बिल्डिंग की वो बंद खिड़की, जो उसकी बैठक के समानांतर कुछ आगे के हिस्से में थी, खुली हुई थी और कुछ कामगार सफाई आदि के कार्यों में लगे हुए थे। शायद वहाँ कोई रहने आ रहा है, ये सोचकर सुप्रिया ने ध्यान नहीं दिया। वो रेडियो पर मनपसंद गाने लगाकर अपने रोजमर्रा के कार्यों में लग गई। मगर जब हर दिन उस खिड़की से दिन भर भड़ भड़ की आवाज़ें आने लगती तो वो रेडियो बंद कर देती थी, क्योंकि रसोई बैठक की सीध में ही थी और काम करते हुए उस तरफ के लोग उसकी खिड़की के ठीक सामने छत के खाली पड़े हिस्से में लगे नल ककर बजर आ जाते थे। यहाँ क्या काम चल रहा है, इसमें सुप्रिया को कोई रुचि नहीं थी। रसोई में वो अकेले ही होती थी और माँ सहित सभी बच्चे बैठक के साथ ही लगे हुए दो बड़े हालनुमा कमरों में या सामने की खुली छत पर होते। 2-3 माह बीतने पर एक दिन नीचे कुछ आवश्यक सामान लेने के लिए गई हुई सुप्रिया को उस पड़ोसी बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से की बालकनी पर एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दिया, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में पालीवाल रेडियो शॉप लिखा हुआ था। पालीवाल उपनाम तो विनोद का भी था और लता उसकी रेडियो गांव का जिक्र भी उससे कर चुकी थी। अतः उत्सुकतावश उसने ऊपर आकर खिड़की खोलकर देखा तो उस घर के आगे के हिस्से में एक कुर्सी पर कोई अधेड़ व्यक्ति सामने रखी हुई टेबल पर रेडियो सुनने में व्यस्त था और जहां तक उसकी नज़र जा रही थी तरह तरह के पैकेट दिखाई दिए। सुप्रिया ने कुछ समझने में नाकामयाब होकर उस समय तो खिड़की वापस बंद कर दी, मगर उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। वो जानना चाहती थी कि वो ये पालीवाल कौन है और विनोद पालीवाल का उनसे कोई संबंध है या नहीं, मगर सुप्रिया के पास अधिक जानकारी जुटाने का कोई जरिया नहीं था। खिड़की से अक्सर वही व्यक्ति और आते जाते ग्राहक ही दिखाई देते थे। दिन में वो थकान उतारने के लिए आराम करती थी तो खिड़की बंद ही रहती थी। एक दिन दोपहर के समय लता उससे मिलने के लिए आई तो उसे बैठक में बिठाकर सुप्रिया ने खिड़की खोली तो उसने कुर्सी पर अधेड़ व्यक्ति के स्थान पर एक युवक को बैठे देखा, जो हंस हंस कर ग्राहकों को नए नए मॉडल के रेडियो दिखा रहा था। एक कर्मचारी पैकेट लाने और वापस रखने में व्यस्त था। युवक का मुंह सामने सड़क की तरफ था और खिड़की से उसका एक तरफ का हिस्सा ही दिख रहा था, मगर सुप्रिया ने क्षण मात्र में उसे पहचान लिया। वो विनोद ही था, वही विनोद जिसने अनजाने में उसे अपना स्पर्श सुख देकर उसका सुख चैन लूट लिया था। वो घबराहट में जल्दी से वहां से हट गई और खिड़की का एक तरफ का पल्ला कुछ बंद कर दिया। लता उसे अपने विवाह का निमंत्रण पत्र देने आई थी और जल्दी में थी। उसने आग्रह करके सुप्रिया से विवाह समारोह में सपरिवार आने का वादा लिया और चाय पीकर खुद तो चली गई, मगर उस खुली खिड़की के साथ उसके मन के बंद कपाट भी खोल गई थी। शायद विनोद के दुकान पर आने का समय दोपहर का ही होगा, क्योंकि सुबह शाम उसके पिताजी ही होते थे। अब तो सुप्रिया के मन को चैन ही नहीं आ रहा था। उस दुकान की खिड़की की कुर्सी ऊंची होने से वहां बैठा हुआ व्यक्ति साफ दिख जाता था, मगर सुप्रिया की बैठक पिछले हिस्से में होने से उस तरफ बैठे हुए व्यक्ति का ध्यान इस तरफ बिल्कुल नहीं जाता था। मगर दोनों घर एक सीध में होते हुए कब तक वो भी अनजान रह सकता था। एक दिन शाम को वो बालकनी में बच्चों के साथ खड़ी थी कि वापस मुड़ते हुए अचानक विनोद की नज़र उस पर पड़ गई। नजरें मिली तो विनोद अविश्वसनीय नज़रों से उसे ताकने लगा, फिर जल्दी से मुस्कुराकर हाथ हिलाकर अभिवादन किया। सुप्रिया ने सिहर कर किसी बच्चे की नज़र पड़ने से पहले ही नज़रें झुका ली और अंदर चली गई। सुप्रिया ने इस मुलाकात को सामान्य रूप में लिया और सोचा कि विनोद तो उस किस्से को भूल ही चुका होगा, उसे भी सब कुछ भुलाकर आगे की सुध लेनी चाहिए। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। अगले दिन से विनोद की दुकान पर बैठने का समय बढ़ चुका था और वो अक्सर अपने पिता के वापस आने के बाद वापस न जाकर वहीं बैठा रहता था और देर रात को अपने पिता के साथ ही घर जाता था। उसके पिता पुत्र की कार्य में रुचि देखकर संतुष्ट थे तो विनोद की नज़रें खिड़की के पास बजते हुए रेडियो से सुप्रिया की उपस्थिति भांपकर
अपनी संतुष्टि का सामान तलाशने लगती थी। सुप्रिया अब दिन में भी झपकी नहीं ले पाती थी। कोई ना कोई किताब लेकर देर तक बैठक में ही बनी रहती थी और खिड़की से खिड़की तक नजरें मिलाने और झुकाने का सिलसिला जारी रहता था। अगले दिन विनोद के दिन में दुकान पर आते ही उसकी टेबल पर रखे हुए रेडियो पर उन दिनों की चर्चित फिल्म आराधना का गीत कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम उस पे तेरा बजने लगा। ये फिल्म सुप्रिया अपने परिवार के साथ वहाँ के सिनेमा हॉल में देखकर आई थी। उस गाने के बोल उसके मन में भी डेरा डाले हुए थे, मगर जब लगातार उसी फिल्म के गाने एक के बाद एक बजने लगे तो सुप्रिया हैरत में पड़ गई और बैठक की खिड़की बंद करके स्टूल पर चढ़कर अपने रेडियो की सुई हर स्टेशन पर मिलाने लगी, मगर कहीं भी वो गाने इस समय नहीं बज रहे थे। सुप्रिया का दिमाग ये पहले बूझने में असमर्थ था कि ये कैसे हो रहा है। वो अपने पिता की मुलगी लाडली बेटी थी। उसने पिताजी के कार्यालय से वापस आते ही पूछ लिया कि उसके रेडियो में पड़ोस में बजने वाले गाने क्यों नहीं आ रहे। पिताजी ने हंसते हुए कहा, बेटी ये गाने रेडियो पर नहीं बज रहे हैं, ये टेप रिकॉर्ड पर लगी हुई कैसेट के होंगे। आजकल नई तरह के रेडियो कम टेप रिकॉर्डर बाजार में आ गए हैं। सुप्रिया के लिए जानकारी नई थी। वो तुरंत बोल पड़ी, ऐसा है तो पिताजी ये रेडियो भी कितना पुराना हो चुका है, आप मुझे पड़ोस की दुकान से वैसा ही रेडियो कम टेप रिकॉर्डर दिला दीजिए ना। माँ ने अंदर से उसकी बातचीत सुन ली। तुरंत आकर बोली, घर में इसी को ही गाने सुनने का चस्का लगा हुआ है और किसी को तो इसका कोई शौक ही नहीं है। इसकी शादी के बाद वैसे ही यहाँ रह जाएगा। फालतू खर्चा बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। ये फालतू खर्च नहीं है भगवान, हम बिटिया को दहेज में ही दे देंगे ना। अभी उसकी इच्छा है तो इसे अपने शौक पूरे करने से मत रोको। अच्छा जी, ससुराल में इसे ये शौक पालने ही कौन देगा। मैं इसके लिए सरकारी नौकरी करने वाला लड़का ही देखूंगा। किसी बड़े परिवार में दिन भर चक्की पीसने के लिए नहीं बनी है मेरी लाडो। पिताजी ने तो उसके मन का ही जवाब माँ को सुना दिया और उसकी माँ उसे तिरछी नजरों से घूरती भुनभुनाती हुई वहां से चली गई। अगले ही दिन पिताजी ने कार्यालय से आकर उसे आश्वस्त करते हुए कहा, बेटी मैं अभी अभी शॉप के मालिक से बात करके आया हूँ। वहाँ हमें टेप रिकॉर्डर एक्सचेंज ऑफर के अंतर्गत सस्ता पड़ेगा। हमें इस रेडियो का भी उचित मूल्य मिल जाएगा। भोजन करके हम अभी चलेंगे। सुप्रिया भोजन तैयार कर चुकी थी। सबको खिलाने के बाद पिता के साथ पालीवाल रेडियो शॉप पर अपनी धड़कनों को काबू में रखने का प्रयास करती हुई विनोद के सामने थी। विनोद अपने और उसके पिता की नज़र बचाकर सुप्रिया से नज़रें मिलाने का प्रयास कर रहा था और सुप्रिया नज़रें झुकाए हुए पिता की आड़ में खुद को छिपाने का। सुप्रिया के पिताजी ने पालीवाल जी से टेप रिकॉर्डर का नया मॉडल दिखाने के लिए कहा तो पिता का इशारा पाकर विनोद ने तुरंत वहां खड़े कर्मचारी की सहायता से टेप रिकॉर्डर के कुछ पैकेट लाकर टेबल पर रखे। फिर खोलकर उनको दिखाते हुए डिजाइन पसंद करने को कहा। सुप्रिया के पिता ने बेटी को भी इशारा करके पसंद करने को कहा। सुप्रिया ने टेप रिकॉर्डर का एक नया सुंदर आकर्षक मॉडल पसंद किया। विनोद ने कुछ कैसेट लाकर सामने रखी और ट्रायल के लिए आराधना फिल्म के गाने को ही एक कैसेट टेप रिकॉर्डर में लगाकर चालू करके दिखाया। पहला गाना वही था जिसने उसके मन के तार कर तन का अंग अंग तरंगित कर दिया था। सुप्रिया के पिता ने देखते हुए कहा, ये कैसेट भी बिटिया के लिए इसके साथ पैक करके भेज दीजिएगा। इसके गाने सुनकर ही इसका मन टेप रिकॉर्डर खरीदने का हुआ था। सर, ये कैसेट तो इस टेप रिकॉर्डर के साथ फ्री गिफ्ट है अंकल। आप चाहे तो अपनी पसंद के गानों की दूसरी कैसेट भी यहाँ से ले सकते हैं और चाहे तो खाली कैसेट में यह अपने पसंद के गाने भी भरवा सकती है। विनोद ने जल्दी से आगे रखकर बोल दिया। सुप्रिया समझ गई थी कि विनोद ने जानबूझकर वही कैसेट लगाकर दिखाई है। उसने कवर पर गाने देखकर अपनी पसंद की 2 कैसेट और खरीद ली और कनखियों से विनोद को देखा तो वो उससे नजरें मिलाने को ही उतावला दिखा। घबराकर सुप्रिया ने नजरें झुका ली और पिता के साथ अपने घर वापस आ गई। अगले दिन से सुप्रिया की दिनचर्या में नई कैसेट के गीत सुनना भी शामिल हो गया।
उपहार में विनोद की दी हुई कैसेट तो उसके लिए अब हीरे से बढ़कर मूल्यवान थी। वो फुर्सत के पलों में ही उस कैसेट का अपना मन प्रिय गाना कोरा कागज था धीमी आवाज में बार बार सुना करती। विनोद और उसकी मासूम प्रेम कहानी खिड़की के रास्ते ताक झांक नजरें मिलाने झुकाने से आगे की राह पर बढ़ती। उससे पहले ही अचानक सुप्रिया के पिताजी के लिए तबादले का फरमान जारी हो गया। पिता के तबादले की बात सुनते ही सुप्रिया के सुलगते हुए अरमान एकाएक राख के ढेर में तब्दील हो गए। पड़ोस में रहते हुए हो सकता था कि दो दिल प्रेम की डोर में बंध जाते और वो हमेशा के लिए विनोद की संगनी बन जाती, मगर उन्हें उस शहर में रहते 3 साल पूरे हो चुके थे, अतः तबादला स्थगित होना संभव नहीं था। उन्हें 1 सप्ताह के अंदर ही यह शहर छोड़ देना था। उसी दिन से नए स्थान पर जाने के लिए सुप्रिया बुझे मन से माँ के साथ सामान की पैकिंग में जुट गई। सुप्रिया दिन में अब बैठक की खिड़की बंद ही रखने लगी थी और टेप रिकॉर्डर भी मुंह चिढ़ाने लगा था, अतः उसने उसे भी पैक करके रख दिया। जाने का दिन तय था, मगर सुप्रिया विनोद को किस तरह सूचित करे ये तय नहीं कर पा रही थी। उसकी खिड़की बंद देखकर ना जाने विनोद पर क्या प्रतिक्रिया हो रही होगी। खिड़की खोलते भी तो उसका नज़र मिलाना उसका दिल तार तार ना कर देता। 1 सप्ताह बीतने में समय ही कितना लगता है। आखिर वो उदास दिन आ ही गया। सामान वाहन पर लादा जा रहा था। दोपहर तक लगभग घर खाली हो चुका था। सुप्रिया ने उस समय उस तरफ विनोद के होने का अंदाज लगाकर अंतिम बार खिड़की खोली तो विनोद को तितर बितर हुलिये के साथ आगे की बालकनी में उनके सामान से भरे वाहन की तरफ देखते पापा, उसे शायद उनके जाने की जानकारी हो गई होगी। ये सोचकर सुप्रिया उसके अंदर आने के इंतजार में खिड़की के पास ही खड़ी रही। कुछ देर में विनोद पलटकर अंदर आया तो सुप्रिया को झांकते देखकर सवालिया नजरों से उसे देखा तो सुप्रिया ने विदा की मुद्रा में हाथ हिलाकर नजरें झुका ली और भारी मन से खिड़की से हट गई। इस तरह उनकी प्रेम कहानी स्पर्श सुख से नयन सुख तक सफर करके मिलन की राह पर पग रखने से पहले ही गुमराह हो गई। टिमोरा छोड़कर सुप्रिया का परिवार एक नए शहर शानपुर पहुंच गया। कुछ समय व्यवस्थित होने में बीत गया, फिर जिंदगी उसी ढर्रे पर चलने लगी। सुप्रिया की माँ अब उसके पिता पर उसके लिए लड़का तलाश करने का दबाव बनाने लगी थी। उन दिनों अपने विवाह की चर्चा में लड़कियों का हस्तक्षेप वर्जित था। लड़का लड़की एक दूसरे को विवाह के बाद ही देख सकते थे। विवाह खानदान के बड़े बुजुर्गों की सहमति से माता पिता ही करते थे। पत्नी की बात से सुप्रिया के पिता विशन सिंह का ध्यान अपने ही कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत एक युवक की ओर गया। एक दिन उसने उसे कार्यालय के अपने सहकर्मियों से उसके घर परिवार और शिक्षा आदि के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि उसका नाम देवराज सिंह है और वो पड़ोस के ही गांव से नौकरी के लिए यहीं रहने लगा है और अभी अविवाहित है। उसके कार्य और व्यवहार से कार्यालय के सभी कर्मचारी संतुष्ट रहते थे। उसने ग्रेजुएशन भी यहीं के कॉलेज से की थी। विशन सिंह को सुप्रिया के लिए देवराज हर तरह से उचित प्रतीत हुआ। एक दिन उसने उसे अपने केबिन में बुलाकर सीधे ही कहा कि अगर उसकी सहमति हो तो वो उससे अपनी पुत्री के रिश्ते के लिए उसके माता पिता से बात करना चाहेंगे। देवराज ने कहा, सर, मेरे माता पिता भी मेरे लिए उचित लड़की की तलाश में हैं। मैं अपने माता पिता को यहीं बुला लूँगा। अगर उनको ये रिश्ता स्वीकार होगा तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। इस तरह दोनों परिवारों की सहमति से सुप्रिया का विवाह देवराज से तय हो गया। सुप्रिया भी विनोद की स्मृतियों को भूलकर नए वैवाहिक जीवन के लिए स्वयं को तैयार करने का प्रयास करने लगी। विवाह की पवित्र वेदी पर पाणी ग्रहण संस्कार के समय अपना हाथ देव के हाथ में देते हुए उसे पहली छुअन के एहसास से सुप्रिया का उसका सर्वांग कांप उठा। फिर जैसे पंडित जी मंत्रोच्चार के साथ साथ इस संस्कार का भावार्थ बताते गए वैसे वैसे वो अपनी उन भावनाओं की आहुति हवन कुंड के हवाले करने के साथ भूलती चली गई कि ये हाथ पहले उसने छुआ था। अब इस हाथ पर केवल उसके पति का अधिकार था और उसके प्रति पूर्ण समर्पण के प्रण के साथ उसने अपने विवाहित जीवन में प्रवेश किया। देवराज एक अच्छा इंसान तो था ही, वो एक अच्छा पति भी साबित हुआ। सुप्रिया को असीम प्यार
और सम्मान के साथ हाथों पर रखता था। कालांतर में उनके 2 पुत्र हुए। सुप्रिया का मायका पास होने से उसके पालन पोषण में भी पूरे परिवार का साथ मिला था। समय गुजरता गया और पारिवारिक जवाबदारियों में व्यस्त सुप्रिया अपने पुराने दिन और नादान उम्र का वो अल्पकालिक प्रेम प्रसंग उसकी स्मृतियों में कैद होकर रह गया था। फिर भी कुछ बाकी था। मायके से लाया हुआ टेप रिकॉर्डर और कुछ कैसेट उसने अपने कमरे में ही रखा था, जिनमें विनोद द्वारा दी हुई आराधना फिल्म के गानों वाली कैसेट भी शामिल थी। देव के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हुए भी उसने कभी वो प्रसंग उसके साथ साझा नहीं किया था। वे बीते पल सिर्फ उसके अपने लिए होते थे। हर दिन उस कैसेट के अपने प्रिय गाने के साथ अंध-मूंदी आंखों से बीते दिनों की परिधि की परिक्रमा करना उसकी दिनचर्या में शामिल था। गाना समाप्त हो चुका था और सुप्रिया की किश्ती भूतकाल के किनारे तक सैर करके वापस वर्तमान के किनारे पर आ गई थी। तंद्रा टूटते ही उसने तुरंत काम पूरा किया। कुछ ही देर में देवराज भी आ गए। 2 दिन बाद ही वह मित्र के पुत्र की बारात के साथ टिमोरा के लिए रवाना हो गए। बस के टिमोरा पहुंचने की घोषणा होते ही ऊँघते हुए बाराती सजग होकर अपना अपना सामान सहेजते हुए हुलिया ठीक करने लगे। कुछ ही देर में बस टिमोरा के 3 सितारा होटल के सामने थी। कुछ महिला पुरुष स्वागत के लिए बाहर तैयार खड़े थे। स्वागत सत्कार और अन्य सारी औपचारिकताओं के बाद सबको आदर सहित होटल के कमरों तक ले जाया गया। विवाह समारोह के लिए सजे धजे हॉल के बाहरी परिसर में जलपान भोजन आदि की व्यवस्था थी। फेरों का समय शाम का था। समारोह स्थल कुछ दूरी पर था। वधू पक्ष के वहां पहुंचने तक उन्हें तैयार होकर बारात लेकर वहां पहुंचना था। अपना सामान एक कमरे में व्यवस्थित करने के बाद देवराज ने सबसे पहले संग्रहालय के संपर्क नंबर पर, जो उन्होंने समाचार पत्र से ही नोट कर लिया था, फोन करके अपना उद्देश्य बताकर संग्रहालय खुलने का समय पूछा। फोन पर विनोद पालीवाल ही थे। उन्होंने कहा, महाशय, हमारा घर परिवार सब यहीं है। आप सुबह 8 से 12 और शाम 3 से 9 के बीच किसी भी दिन आ सकते हैं। देवराज ने सुप्रिया से कहा, प्रिया, जल्दी तैयार हो जाओ। हमारे पास 3-4 घंटे हैं। पहले हम संग्रहालय चलेंगे, फिर और कुछ देखने घूमने लायक हुआ वहीं से पूछताछ करके तुम्हारे बाहर देखने चलेंगे। सुप्रिया को भी 35 वर्षों से अपनी रूह में बसे उस शहर का नया रूप देखने की उत्सुकता थी। तैयार होकर दोनों ने हल्का सा नाश्ता किया और विवाह की औपचारिकताओं को नज़रअंदाज करते हुए अपने पैकेट के साथ बाहर निकल गए। सुप्रिया ने देवराज को बताया कि इतने वर्षों में शहर ने काफ़ी तरक्की कर ली है। पुराने घरों के तो हुलिये ही बदल गए हैं। देवराज ने बाहर मुख्य सड़क से एक ऑटो लिया और वे उस संग्रहालय तक बिना किसी परेशानी के पहुंच गए। सुप्रिया ने चारों तरफ दृष्टि घुमाकर देखा। संग्रहालय उसी स्थान पर, उसी बिल्डिंग की प्रथम मंजिल पर ही था। सिर्फ बालकनी पर टंगे बोर्ड पर पालीवाल रेडियो शॉप के स्थान पर पालीवाल रेडियो संग्रहालय लिखा हुआ था। उसके नीचे ऑनर विनोद पालीवाल भी लिखा हुआ था। सामने वाले भवनों की कतार में बैंक का वही भवन मौजूद था जहां उसके पिताजी का कार्यालय था। संग्रहालय के बावजू वाली बिल्डिंग भी अपने नए रंग रूप के साथ वही थी। दोनों बिल्डिंग्स के बीच वही सकरी गली थी। गली की तरफ वाली खिड़कियों पर पर्दे लगे हुए थे। बिल्डिंग का प्रवेश द्वार गली के बीच में था, जहां से वो पिता के साथ एक बार ऊपर शॉप तक जा चुकी थी। सुप्रिया पैकेट के साथ चलते हुए देव के पीछे पीछे ही एक अनजान की तरह प्रवेश द्वार तक पहुंची। वहां संग्रहालय का नाम और ऊपर जाने के लिए तीर का निशान बना हुआ था। वह घुमावदार सीढ़ियों से ऊपर तक पहुंच गए। अंदर जाने के लिए एक तरफ के द्वार के ऊपर विनोद पालीवाल का नाम और बगल में घंटी का बटन था। द्वार पर पर्दा लटका हुआ था। देव के बटन दबाते ही एक व्यक्ति ने वहां आकर उन्हें अंदर बुला लिया। अंदर एक तरफ काउंटर नुमा टेबल के एक तरफ कुर्सी पर बैठे विनोद पालीवाल को उन्होंने तुरंत पहचान लिया, क्योंकि उसका नवीनतम चित्र ये साक्षात्कार वाले अखबार में देख चुके थे। काउंटर पर रखे हुए एक रेडियो पर पुराने मधुर गीत बज रहे थे। सुप्रिया ने बजते हुए रेडियो को गौर से देखा तो उसका कलेजा थक से रह गया।
ये वही 35 वर्ष पुराना उसी का रेडियो था जिसके बदले में उसने टेप रिकॉर्डर खरीदा था। यानी विनोद भी उसकी स्मृतियों को अब तक इस तरह संजोए हुए था। सुप्रिया के मन में शायद अब तक कोई चोर छिपा था जो उसने देवराज से इस शहर में अपने रहने के समय की कोई भी बात साझा नहीं की थी। अब तो चोरी पकड़े जाने के डर से वो घबरा गई कि कहीं विनोद का वो पुराना प्रसंग ना छेड़ दे। उसने ये तो सोचा ही नहीं था कि इस तरह की परिस्थिति भी निर्मित हो सकती है। उन्हें देखते ही विनोद ने उठकर हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और अपना परिचय देकर बैठते हुए उन्हें सामने रखी हुई कुर्सियों की तरफ संकेत करते हुए बैठने के लिए कहा। देवराज ने भी बैठने से पहले विनोद के अभिवादन का उत्तर देते हुए अपना और सुप्रिया का परिचय देते हुए कहा, मैं देवराज सिंह, रिटायर्ड बैंक मैनेजर, और ये मेरी श्रीमती जी सुप्रिया सिंह। ये इस शहर में अपने स्कूली जीवन के 3 वर्ष बिता चुकी हैं और अपने मायके से दहेज में लाई हुई शेष बची हुई एकमात्र पूंजी इस संग्रहालय को सौंपने आई हैं। कहते हुए देवराज अपना लाया हुआ पैकेट काउंटर पर रख खोलने लगा। सुप्रिया नाम सुनते ही विनोद ने चौंक कर सुप्रिया की तरफ देखा तो उसने घबराहट में हाथ जोड़कर नहीं की मुद्रा में दोनों तरफ गर्दन हिलाई और अपनी नजरें झुका ली। विनोद तुरंत मामला समझ गया। देवराज का ध्यान अभी उनकी तरफ नहीं गया था। विनोद ने भी सिर नीचे करके पलकें मूंदकर सुप्रिया को निश्चित रहने का इशारा कर दिया और फिर सामान्य होकर स्वयं पर कंट्रोल कर लिया। देवराज ने टेप रिकॉर्डर और उसके साथ का कैसेट बॉक्स निकालकर टेबल पर रख दिया था, जिसे विनोद ने एक नज़र देखते ही पहचान लिया। दोनों तरफ के एहसास मौन थे, मगर बेजान उपकरण उनकी जान पहचान की गवाही दे रहे थे। विनोद ने वो टेप रिकॉर्डर उठाकर बजते हुए रेडियो के साथ रख दिया और माहौल को हल्का करने के लिए अपने कर्मचारियों को नीचे सबके लिए चाय बनवाने के लिए भेजा। चाय आने तक इधर उधर की बातें होने लगी। विनोद ने बताया, ये भवन मेरे पिताजी का बनवाया हुआ है। मैं उनका इकलौता पुत्र हूँ। पहले जब ये रेडियो की दुकान हुआ करती थी, लोग एक्सचेंज ऑफर में नया खरीदकर पुराना दे जाते थे और निम्न वर्ग के शौकीन लोगों को पुराने उपकरण सस्ते में उपलब्ध हो जाते थे। फिर जब हम घर परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त हुए और हमारे इकलौते पुत्र और पुत्री विवाह के बाद विदेश जाकर बस गए, तो माता पिता के परलोकवासी होने के बाद हम 2 प्राणी ही घर में रह गए। अतः बढ़ती उम्र और घटती आवश्यकताओं को देखते हुए हमने धीरे धीरे नई खरीदी बिक्री का कार्य बंद करके एकत्र हो चुके पुराने नमूनों को सहेजना आरंभ कर दिया। चाय के साथ नाश्ता भी आ गया था। चाय नाश्ते का दौर समाप्त होने पर विनोद ने उन्हें अंदरूनी हिस्से में बने अपने हॉल में स्थापित संग्रहालय तक ले गया और बोला, देवराज जी, यही मेरा छोटा सा घरेलू संग्रहालय है। यहाँ आपको बीती सदी के चौथे दशक से लेकर अब तक के सभी मॉडल देखने को मिलेंगे। देवराज ने चारों तरफ नज़र घुमाई। हॉल के सामने का प्रवेश द्वार वाला हिस्सा छोड़कर 3 तरफ काउंटर नुमा लंबे और लगभग 20 इंच चौड़े प्लेटफार्म की ऊंचाई में 4 पंक्तियाँ थीं। बीचों बीच भी लंबा प्लेटफार्म था। नीचे की 2 पंक्तियां और के बीच प्लेटफॉर्म पर लगातार रेडियो, ट्रांजिस्टर और रेडियो कम टेप रिकॉर्डर करीने से रखे हुए थे। सुप्रिया और देवराज हर मॉडल को निकट से ध्यानपूर्वक देखने लगे। हर उपकरण के साथ एक कार्ड लटका हुआ था जिस पर उसके दानदाता का नाम उसके शहर के नाम के साथ अंकित था। विनोद उनके साथ रहकर रुचिपूर्वक हर मॉडल के साथ जुड़ी कहानी भी सुनाता रहा। आधे घंटे में ही वे वापस अपने स्थान तक आ गए। विनोद ने उनके उपकरण के लिए उनका और शहर का नाम लिखकर देने को कहा। तभी देवराज का ध्यान अपने उपकरण के साथ रखे हुए उस छोटे से रेडियो की तरफ चला गया। उन्होंने उस पर कोई लेबल न देखकर विनोद से इसका कारण पूछा तो विनोद ने ठहाका लगाते हुए कहा, मित्र, ये रेडियो किशोर वय में मेरे साथ हुआ एक एक्सीडेंट की निशानी है और तब से मेरे नितांत निजी पलों का साथी है। सुप्रिया के तो प्राण हलक में थे ही। देवराज भी हैरान हुए बिना नहीं रह सका। वो बोला, ऐसे कैसे विनोद जी? रेडियो और एक्सीडेंट में तो कोई समानता ही नहीं। विनोद फिर हंसते हुए बोला, देवराज जी, वो कोई ऐसा वैसा सामान्य एक्सीडेंट नहीं था।
एक बार बारिश के पानी में फंसी हुई एक सहपाठी लड़की की सहायता करते हुए उसके हाथ के स्पर्श मात्र से हमारे दिल टकरा गए थे। फिर परिस्थितियां बस मिलने से पहले ही विपरीत दिशाओं में मुड़ गए और उसके जाते जाते इत्तेफाक से उसकी निशानी यानी ये रेडियो मेरे पास रह गया। इत्तेफाक इसलिए कि वो एक बार हमारी शॉप पर अपने पिता के साथ आई थी और एक्सचेंज ऑफर के तहत मेरे पिताजी से मेरे सामने ही इसके बदले उस समय के टेप रिकॉर्डर का नया मॉडल ले गई थी। सच कहूँ तो ये संग्रहालय बनाने की प्रेरणा इसी रेडियो से ही मिली। इस घटना का जिक्र मैंने आज तक अपनी पत्नी से भी नहीं किया। क्यों? क्या यह आपका अपनी पत्नी के साथ अन्याय नहीं? नहीं मित्र, यह अन्याय नहीं। दुनिया बहुत छोटी है। हो सकता है जैसे आप इस संग्रहालय का नाम सुनकर यहाँ आए हैं, कभी वो लड़की भी अपने पति के साथ या उसकी नई पौध कमी यहाँ तक आ पहुँचे और नाम के टैग से कोई उसके अतीत की परतें उधेड़ने लगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण ये रेडियो उसकी रुसवाई का कारण बने। इस पुरुष प्रधान समाज में तब भी और अब भी मर्द स्वयं चाहे कितनी ही लड़कियों के साथ फ्लर्ट करें, पत्नी के साथ अपनी करतूत चटकारे लेकर साझा करेगा और पत्नी अपने पति को तनाव मुक्त रखने के लिए सहनशील रूख भी अपनाएगी। मगर वो यदि जान जाए कि उसकी पत्नी को विवाह पूर्व किसी ने हाथ भी लगाया है तो उसके मन में उसके प्रति शक का बीज अंकुरित होने लगेगा। सुप्रिया बुत बनी विनोद की बातों को सुनती और मन ही मन उसके विचारों को सराहती रही। आज दोनों अपने परिवर्तित भौतिक और मानसिक रूप के साथ आमने सामने थे। आज के उजाले में अतीत की परछाइयां विलुप्त हो चुकी थी। दोनों अपने वर्तमान में सुखी और संतुष्ट थे। उसे विश्वास था कि आज के बाद विनोद भी अपने बीते हुए एहसासों को उसकी तरह समाधिस्थ कर देगा। देवराज ने घड़ी देखी, अब शहर देखने की गुंजाइश नहीं थी। चर्चा समाप्त करके विनोद से जाने की इजाज़त लेकर सुप्रिया के साथ बाहर का रुख कर लिया। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।